नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सबसे नए ट्रस्टी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव क्यों बनाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। ट्रस्ट की बैठक में आज ये फैसला हुआ कि कृष्ण मोहन जब तक पूर्ण महासचिव की नियुक्ति नहीं होती तब तक वो कार्यवाहक के रूप में इस ट्रस्ट का काम देखते रहेंगे। ट्रस्ट में उनकी नियुक्ति बहुत हाल में हुई है, 2025 में ही हुई है, और बाकी ट्रस्टी जो हैं वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही चले आ रहे थे। सवाल ये है कि इतने नए ट्रस्टी को ही कार्यवाहक महासचिव क्यों बनाया गया। आज अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक थी और उस बैठक में ये फैसला किया गया। इसी बैठक में पुराने महासचिव चंपत राय और एक अन्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया। इन लोगों ने जब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो इस्तीफ़ा दे दिया था और ये एक औपचारिकता रह गई थी जिसे आज निभाया गया। लेकिन कुछ बड़े सवाल रह गए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार कृष्ण मोहन जो सबसे नए ट्रस्टी हैं उन्हीं को महासचिव का पद क्यों नहीं दिया गया, महासचिव का पद जो है वो क्यों दिया गया। इसमें एक बात ये भी है कि ये जो ट्रस्ट की तरफ से जो सूचना दी गई थी सरकार को और एसआईटी को कि वहाँ चोरी किस तरह से हो रही है, वो काम भी कृष्ण मोहन जी को ही सौंपा गया था। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये कहा गया है कि 22 जुलाई को दान चोरी मामले में ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। यहाँ पर एक सवाल जो कृष्ण मोहन को ही क्यों महासचिव बनाया गया वो तो है ही, और इसके पीछे क्या कोई जातीय समीकरण है? क्या आरएसएस कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है? क्योंकि इसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कायदे से कोषाध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि दान से आने वाले सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी रखें और उस पर कार्रवाई रखें। लेकिन गोविंद देव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि उनको ये सूचना जो है 2021 में ही मिल गई थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। एक मामला ये भी है कि करीब 20 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई थी और इस आरोप से अनिल मिश्रा जो हैं वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। लेकिन अभी जो एसआईटी की जांच हो रही है उसमें केवल दान चोरी के मामले की जांच हो रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के और भी मामले, ज़मीन को लेकर, ज़मीन खरीदने के मामले में, ज़मीन की कीमत ज़्यादा देने के मामले में कई आरोप पहले से लगते रहे हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। कृष्ण मोहन कौन है? ये उत्तर प्रदेश के ही हरदोई ज़िले के रहने वाले हैं और भारतीय वन सेवा जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS के पूर्व अधिकारी हैं। ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी थे। सितंबर 2025 में इनकी नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति जो है पुराने ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल की मृत्यु के बाद की गई। ये ट्रस्ट के भीतर दलित प्रतिनिधि हैं। ध्यान रखने की बात है कि 15 लोगों के ट्रस्ट में सिर्फ एक दलित प्रतिनिधि रखने की व्यवस्था की गई है। तो जब कामेश्वर चौपाल की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कृष्ण मोहन को नियुक्त किया गया। आज जो चुनाव हुआ उस सर्वसम्मति से हुआ। जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट की बैठक में नहीं आए थे और ये भी कहा गया है कि 8 ही सदस्य जो थे उसमें मौजूद थे। यानी शायद ये कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के जो IAS प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें नहीं थे। अब ये कृष्ण मोहन को
क्यों बनाया गया, ये इस सवाल का जब देखते हैं तो एक राजनीतिक खेल के बारे में भी चर्चा होने लगी है। दरअसल जो गरीब गुरबा हैं जिन्होंने छोटी छोटी रकम दान में दी थी ट्रस्ट को, वो भी बहुत नाराज़ हैं और इससे बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। आरएसएस इस बात को लेकर सावधान हो गया है। अभी हाल में एक एजेंसी ने सर्वे की थी तो उसमें ये कहा गया कि करीब 80% या उससे भी अधिक लोग जो हैं वो दान चोरी से बहुत नाराज़ हैं, दुखी हैं। हालांकि उसमें ये सर्वे नहीं था, सर्वे में कि राजनीतिक फैसला उनका क्या होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले को राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। बहरहाल कृष्ण मोहन के बारे में नवभारत टाइम्स, ईटीवी भारत, भास्कर आदि कई अखबारों का कहना है कि वो दलित समाज से हैं और ट्रस्ट में बहुत रुचि लेकर काम कर रहे थे। उन्होंने ही रिपोर्ट लिखाई थी चोरी के बारे में। तो ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि इस घटना की पहली रिपोर्ट कब मिली थी। इसमें एक अकाउंटेंट थे महिपाल सिंह, जिन्हें 2022 में हटा दिया गया था। उन्होंने एक वीडियो में बयान दिया है वीडियो पर कि 2021 में उन्होंने ये पाया था कि जो कर्मचारी गिनती कर रहे हैं वो वाउचर पे कम पैसा लिखते हैं और अतिरिक्त राशि जो है हड़प लेते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि एक दिन कैश बॉक्स खोल करके उन्होंने चेक किया तो 5 लाख रुपए की चोरी को पकड़ा, यानी जो रसीद पर बताया गया था उससे 5 लाख रुपए ज़्यादा बॉक्स में डाल दिए गए थे। ये बॉक्स ही जब मंदिर से उठाकर बैंक तक ले जाया जाता था जमा करने के लिए, तो उसमें से ये पैसे निकाल लिए जाते थे। तो उन्होंने महिपाल सिंह ने ये बताया है कि उन्होंने गोपाल राव को, जो कि उसके कोषाध्यक्ष हैं, और महासचिव चंपत राय को ये खबर दे दी थी। लेकिन इसके थोड़े दिनों के बाद उनको किनारे कर दिया गया और एक तरह से मजबूर किया गया कि वो जाएं। उन्हें हटा दिया गया अगर कहें तो ये भी जो है सही होगा। तब सवाल उठता है कि गोविंद राव पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्हें गोविंद देवगिरी भी कहा जाता है। जब वो कोषाध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि चोरी के मामले में आहत हैं, उनको सूचना मिली थी, पर तब भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। एक और मामला जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये जो 20 करोड़ रुपए के करीब ज़मीन खरीदी गई थी, ये सूचना भी बहुत पहले सामने आ चुकी थी। उसके बावजूद अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसको किन लोगों ने मामले को दबा के रखा और इन सारे जो घपले हैं उसको चलने दिए थे? तो कोषाध्यक्ष के रूप में गोविंद राव की पहली जिम्मेदारी है। उनको हटाने पर विचार क्यों नहीं किया गया और ये कह दिया गया कि अगली जो बैठक होगी 22 जुलाई को होगी और तब तक एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। अब अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो बहुत ही जूनियर लेवल के जो चढ़ावे की गिनती करते थे वो कर्मचारी हैं। जाहिर है वो थे ही उसमें शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो सही हुई है, लेकिन जो लोग उनको संरक्षण दे रहे थे उसका क्या होगा? कोषाध्यक्ष को तो पद से भी नहीं हटाया गया। चंपत राय, चूँकि जन दबाव इतना था कि वो हटा दिए गए, अनिल मिश्रा हटा दिए गए, लेकिन ये जूनियर लोगों पर ही केंद्रित है। ये भी मामला एक तरफ एक चर्चा में है कि जो स्टेट बैंक के कुछ कर्मचारी, कुछ खास कर्मचारी ही गिनती के लिए, पैसों की गिनती के लिए मंदिर तक भेजे जा रहे थे, उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। और कुछ विपक्षी नेताओं ने और संतों ने बहुत खुल करके कहा कि गोविंद देव या गोविंद राव जो हैं उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोषाध्यक्ष के रूप में वो भी जिम्मेदार है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि ये ज़मीन का विवाद क्या है।
2021 में करीब 18.5 करोड़ की ज़मीन जो है वो ट्रस्ट ने खरीदी थी। आरोप ये है कि 2 रियल एस्टेट डीलरों ने एक व्यक्ति से ये ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी। ये जो ज़मीन है बाग बिजैसी गांव में अयोध्या में है। ट्रस्ट को इस मंदिर के लिए इस ज़मीन की ज़रूरत थी। हुआ ये कि ये जो दोनों डीलर्स थे, जो लैंड डीलर्स थे, उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए में ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई और उसके कुछ मिनटों के बाद ही ये ज़मीन ट्रस्ट के नाम कर दी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अनिल मिश्रा का नाम कहाँ से आता है। अनिल मिश्रा जो हैं वो ज़मीन खरीद के मामले में गवाह थे। वहाँ पर जब आप ज़मीन लिखवाने के लिए जाते हैं तो 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। इसमें एक गवाह अयोध्या के उस समय के मेयर थे और दूसरे गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे। यानी अनिल मिश्रा को अयोध्या के मेयर जो उस समय थे उनको पता था कि ये ज़मीन जो है सिर्फ 2 करोड़ रुपए में कुछ 10-20 मिनट पहले या आधे 1 घंटे पहले खरीदी गई है और 18.5 करोड़ में बेची जा रही है। तो ये जो 16.5 करोड़ रुपए थे वो किस किस के पास गए और 16.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, इसकी पूरी जानकारी चंपत राय को लेकर के गोविंद राव तक थी और इसकी जांच वांच की भी बात की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इससे ये पता चलता है कि इस मामले को पूरी तरह से दबाया जा सकता है, दबाया जा रहा था। आपने कई उत्तर प्रदेश के नेताओं को और कई संतों को इस पर बयान देते हुए देखा होगा जो बहुत पहले से कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ जो चंदे आ रहे हैं उसमें गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन कभी व्यापक जांच कराने की कोशिश नहीं की गई। तो पूरा ट्रस्ट ही इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं हो और पूरे ट्रस्ट को क्यों नहीं बदला जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जो हमेशा से सरकार में चला आया है कि छोटे लोगों को सज़ा दे दो और बड़े लोगों को बचा लो, क्या इस मामले में भी यही नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ये छोटी मछली को पकड़ के बड़ी मछलियों को बचाने वाली जो नीति है, क्या वो उचित है? क्या इस तरह से राम जन्मभूमि में मंदिर में जो गड़बड़ी की जा रही है उसको रोका जा सकता है? ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपकी टिप्पणी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए। एक अनुरोध ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रोग्राम को लाइक करें। यहाँ जो बेल आइकन है, बेल का जो बटन है, उस घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी जो खबरें हैं, जो विश्लेषण है, उसकी सूचना जल्द से जल्द मिल सके। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको कहीं भी कभी भी हमारे चैनल को देखने में सुविधा होगी। और सत्य हिंदी की सदस्यता का अभियान अभी भी जारी है। कृपया सत्य हिंदी का सदस्य बने और ईमानदार पत्रकारिता को कायम रखने में हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.